स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, सांख्यिकीय माध्य। सभी क्षेत्रों में ज्ञान का निरंतर विकास हो रहा है। विज्ञानों में गुणात्मक और परिमाणात्मक अध्ययनों द्वारा नियम, सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। परिमाणात्मक या संख्यात्मक अध्ययनों में विशाल तथ्यों और आंकड़ों को एकत्र किया जाता है। इन विशाल तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण और विवेचन करने के लिए सांख्यिकीय प्रणालियों की सहायता ली जाती है। संख्यात्मक अध्ययनों में इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जब अध्ययन में इकाइयाँ बहुत अधिक हो जाती हैं तो प्रत्येक इकाई का वर्णन तथा व्याख्या करके निष्कर्ष निकालना तथा नियम बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इन विशाल इकाइयों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण तथा संक्षिप्तीकरण करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। संख्यात्मक अध्ययनों को स्पष्टता, सुनिश्चितता, सत्यता तथा प्रामाणिकता प्रदान करने में सांख्यिकीय पद्धतियाँ सहायता प्रदान करती हैं। सांख्यिकीय पद्धतियाँ विभिन्न एकत्र तथ्यों का वर्गीकरण तथा सारणीयन करने के बाद उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति, परिवर्तन की दिशा तथा दशा को ज्ञात करने के लिए संक्षिप्तीकरण भी करती हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा उनकी क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित तुलना करके प्रामाणिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष कितने विश्वसनीय तथा प्रामाणिक हैं, इसका विभिन्न सांख्यिकी विधियों द्वारा पता लगाया जाता है। सांख्यिकीय माध्य एक ऐसी ही सांख्यिकीय प्रणाली है जो सामाजिक विज्ञानों तथा अनुसंधानों में तथ्यों तथा आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति, परिवर्तन की दशा व दिशा की तुलना, सार्थकता आदि का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। परिणामात्मक अध्ययनों में तथ्यों तथा आंकड़ों का विशाल समूह होता है। उन्हें सारणीयन द्वारा काफ़ी संक्षिप्त कर दिया जाता है। उसे और अधिक सरल, बोधगम्य, संक्षिप्त तथा तुलनात्मक बनाने के लिए सांख्यिकीय माध्य का प्रयोग करके ऐसा निष्कर्ष, अंक या परिणाम निकाला जाता है जो सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाला हो। सांख्यिकीय माध्यों के अध्ययन से हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा माध्य निकाल सकते हैं। परिभाषाएं। क्रॉक्स्टन और काउडेन के अनुसार माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग समंकमाला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। एल्हांस के अनुसार यह स्पष्ट है कि एक ऐसी संख्या जिसका प्रयोग संपूर्ण श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, वह श्रेणी न तो न्यूनतम मूल्य की रखती है न ही उच्चतम मूल्य, बल्कि वह मूल्य तो इन दोनों सीमाओं के बीच का एक मूल्य होता है जहाँ श्रेणियों की अधिकांश इकाइयाँ एकत्र हो जाती हैं। ऐसे अंक या मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा माध्य कहलाते हैं। पी.वी. यंग ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। विशाल अंकों को संक्षिप्त करने के लिए आवृत्ति वितरण अत्यधिक उपयोगी है, लेकिन संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया संपूर्ण श्रेणी की विशेषताओं को एक अथवा अधिक से अधिक कुछ महत्वपूर्ण अंकों में संकुचित करने के द्वारा बहुत अधिक आगे बढ़ाई जा सकती है। ये अंक माध्य के रूप में जाने जाते हैं तथा वे एक चरण के विशिष्ट मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिम्पसन और काफ्का की परिभाषा इस प्रकार है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं केंद्रित होती हैं अथवा जो उन संख्याओं को दो भागों में विभाजित करता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि माध्य संपूर्ण श्रेणी
या तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मूल्य अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों के मध्य में स्थित होता है, इसलिए इसे माध्य कहते हैं। यह एक प्रकार से केंद्रीय मूल्य को व्यक्त करता है। यह विशाल तथ्यों, आंकड़ों अथवा संख्याओं के संक्षिप्तीकरण के रूप में केंद्रीय मूल्य को स्पष्ट करने वाला अंक या मूल्य होता है। यूटिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरेजेस, माध्यों की उपयोगिता तथा उद्देश्य ये इस प्रकार है। सबसे पहले है संक्षिप्तीकरण में सहायक, हेल्प्स टू समराइज। सांख्यिकीय माध्य का मुख्य उद्देश्य विशाल तथ्यों के संक्षिप्तीकरण में सहायता करना है। तथ्यों के वर्गीकरण तथा सारणीयन के बाद भी परिणामों को याद रखना कठिन कार्य है। अगर उनमें प्रदर्शित तथ्यों की प्रवृत्ति को माध्य के द्वारा एक अंक में आकलन कर दिया जाए तो उसे याद रखना सरल हो जाता है। जैसे किसी विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त सभी विषयों के अंक याद रखना कठिन है, किंतु एग्रीगेट परसेंटेज के रूप में उसे याद रखना सरल है। दूसरा है तुलना में सहायक, हेल्प्स इन कंपैरिजन। माध्य के द्वारा अनेक अंकों को एक अंक का रूप प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों या समूहों के तथ्यों को क्रम से अलग अलग माध्यों की सहायता से एक अंक के रूप में संक्षिप्त करके परस्पर तुलना कर सकते हैं। तीसरा है विश्लेषण में सहायक, माध्यों द्वारा विभिन्न समूहों तथा वर्गों के प्रभाव, परिणाम या मूल्य संक्षिप्त रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। उनकी परस्पर तुलना करना सरल हो जाता है। इसी तुलना के आधार पर अनुसंधानकर्ता प्राप्त तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की स्थिति में आ जाता है। वह विभिन्न माध्यों के मूल्यों का विश्लेषण करता है तथा व्याख्या करके सामान्यीकरण प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है अनुपात निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ रेशियो। माध्य के द्वारा तथ्यों के दो समूहों के परस्पर अनुपात को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। विशाल आंकड़ों को माध्य उनके केंद्रीय मूल्य को ज्ञात करके सरल व छोटे रूप में प्रस्तुत कर देता है। बड़ी बड़ी तालिकाओं, बिखरे हुए बहुगुणीय तथ्यों आदि को सार के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य माध्य द्वारा सरलतापूर्वक करके उन्हें बोधगम्य, स्पष्ट और सरल बनाया जा सकता है। सारणी को सरल रूप प्रदान करना माध्य का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है समग्र का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स। किसी विशाल तथ्यों के समूह, वर्ग अथवा समग्र के आंकड़ों को माध्य के द्वारा समझा, परखा तथा जाना जा सकता है। माध्य एक अंक के रूप में ऐसा निष्कर्ष होता है जो संपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अन्य सभी मूल्य उसके आसपास वितरित होते हैं। वह पूर्ण समूह का निष्कर्ष होता है। और लास्ट है मार्गदर्शन प्रदान करना या प्रोवाइड गाइडलाइंस। माध्य के द्वारा किसी समाज अथवा देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, जनसांख्यिकी आदि स्थितियों की वस्तुस्थिति को समझा जा सकता है तथा उनके आधार पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों की योजना तैयार की जा सकती है। माध्य इस प्रकार से भविष्य की योजनाओं के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। लिमिटेशंस या सीमाएं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन असंभव, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इज़ इम्पॉसिबल। माध्य का सबसे बड़ी
माध्य की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसके द्वारा इकाइयों के योग का अध्ययन होता है तथा इसमें व्यक्तिगत इकाई का कोई महत्व नहीं होता। यह इकाइयों का अलग अलग वर्णन और व्याख्या नहीं करता है। यह संपूर्ण समूह का संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है तथा पृथक पृथक इकाइयों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा है अनुपयुक्त संख्याएं, अनसूटेबल नंबर्स। कुछ माध्यों के प्रकार ऐसे हैं जिनके अंतर्गत माध्य का आकलन करने के परिणाम विचित्र तथा अनुपयुक्त संख्याओं के रूप में सामने आते हैं। ऐसा विशेष रूप से उन इकाइयों के माध्यम के अध्ययन में होता है जो सतत नहीं होती। तीसरा है अनिश्चित तुलनाएं, अनसर्टेन कंपैरिजन। जब दो तुलनात्मक समूहों का माध्य के द्वारा अध्ययन किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि समूहों में परिवर्तन होने पर माध्य के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे माध्य के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है और निर्भरता अवैज्ञानिक हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है अविश्वसनीय तथा अप्रामाणिक निष्कर्ष, अनरिलायबल एंड इनवैलिड कंक्लूजन। जब समूह की इकाइयों के मूल्य बहुत अधिक बिखरे हुए तथा अधिक विभिन्नता वाले होते हैं तो उसमें माध्य द्वारा निष्कर्ष सही नहीं निकलते तथा वे अध्ययन को अविश्वसनीय तथा अप्रामाणिक बना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या का एवरेज लें तो कुछ संयुक्त परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो तथा कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें संख्या बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे में माध्य त्रुटिपूर्ण आने की संभावना होती है।